अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, एक तो नॉन हीलिंग अल्सर की इसको हिस्ट्री, ठीक है। जो अल्सर इसका हील नहीं होता है, हील होता है वापस आ जाता है, हील होता है वापस आ जाता है, पीरियडिकली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मतलब बार बार आता रहता है, बार बार जाता रहता है। बचपन में इसको इंजरी हुई थी, ठीक है, उसका आदमी अल्सर बन गया, उसका आदमी अल्सर आ रहा है जा रहा है, ठीक है, ऐसा कर रहा है। और नो इफेक्ट, और पहले इसको ऑइंटमेंट लगाने से इसका अल्सर ठीक हो जाता है, लेकिन अब इसका अल्सर ठीक नहीं हो रहा ऑइंटमेंट लगाने के बाद में भी। और जो अल्सर है ना, द एज बिकम डेंस अनडिटरमाइंड और पल्पेबल वॉज पेनलेस। तो अल्सर के जो है ना, जो है ना एज है वो अनडिटरमाइंड है, मतलब इरेगुलर एज है, और उस एज मतलब उसकी बाउंड्री, और पल्पेशन पे वो पेनलेस है, ठीक है, पेनलेस अल्सर है। पेनलेस अल्सर है मतलब जो मतलब कैंसर की तरफ जाता है, कि कैंसर जो जनरली पेनलेस होता है, जब तक कि वो किसी और चीज़ को ना दबा दे या किसी और चीज़ को ना इन्फिल्ट्रेट कर दे, तब तक खुद कैंसर पेनलेस होता है। इन द राइट इंग्वानल रीजन है ना, इंग्वानल रीजन में क्या होता है, लिम्फ नोड होता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड को, जो लिम्फ नोड है वो डेंस है और इनएक्टिव है और पेनलेस है, तो है ना, जो कैंसर में जो लिम्फ नोड होते हैं ना वो पेनलेस रहते हैं। तो ये पूरा अपन को कैंसर की तरफ ले जा रहा है, कि कैंसर के चांसेस को, तो इसका डायग्नोसिस अपन लिखेंगे क्रॉनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक, क्योंकि है ना पहली बार उसको बचपन में लगी थी शेन इंजरी, ठीक है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक अल्सर ऑफ लोअर थर्ड ऑफ द लेग, और सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी, क्योंकि इसका लिम्फ नोड है ना पेनलेस है, और साथ में इसको है ना जो अल्सर है वो हील नहीं हो रहा है। अगर नॉर्मल अल्सर हो जाता तो हील हो जाता, लेकिन मैलिग्नेंसी वाला अल्सर ऐसे क्रीम लगाने से हील नहीं होगा, उसके लिए अपन को और ज़्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इसको डायग्नोसिस को और ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। एमआरआई में क्या होगा कि वो ट्यूमर जो है, जो अल्सर है, उस जो कैंसर है वो कितना डीप तक गया है वो देखने के लिए, उसने कोई मतलब न्यूरॉन्स को या फिर कोई वेसल्स को है ना इन्फिल्ट्रेट किया है नहीं, वो देखने के लिए। और साथ में कैंसर केस में हम बायोप्सी करते हैं, ठीक है, डायग्नोस करने के लिए। और कोई बाकी अगर कहीं लंग्स वगैरह में मेटास्टेसिस हुई है उसके लिए अपन एक्सरे करेंगे। और बोन को इन्वॉल्व तो नहीं किया, बोन के लिए अपन क्या करते हैं, एलडीएच और एल्कलाइन फॉस्फेट ये अपन चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल वेरिफिकेशन, अब मॉर्फोलॉजी जो है ना, जो भी अल्सर है उसके मॉर्फोलॉजी मतलब अंदर से वो कैसा है वो देखने अपन क्या करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा, अपन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे। और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ये अपन है ना करते बायोप्सी में। तो इसके लिए अपन बायोप्सी लेंगे, कैसी कैसी ले सकते हैं, या तो काट के एक्सीजनल बायोप्सी या फिर इंसीजन करके, ठीक है, इंसीजनल बायोप्सी, ये दो टाइप की बायोप्सी ले सकते हैं अपन। इसके अलावा क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने ये कैंसर बनाया, क्रॉनिक ट्रॉमा या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये दो फैक्टर रहते हैं जो कि इस टाइप का कैंसर बना सकता है, जो कि इस केस में भी है, क्रॉनिक ट्रॉमा है उसका, और क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर है इसको। ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डायग्नोसिस के ऊपर, कि है ना किस स्टेज का कैंसर है, ठीक है। अपन अगर है ना उस स्टेज के हिसाब से या तो हम वाइड लोकल एक्सीजन मतलब काट के निकाल सकते हैं, या फिर अपन रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी ये सब कुछ दे सकते हैं, स्टेज और ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा प्रिवेंटिंग रिकरेंस, रिकरेंस कैसे हम रोक सकते हैं, कि बार बार ये है ना कैंसर या ये अल्सर बार बार ना हो, तो इसके लिए हम फॉलोअप मतलब उसको बार बार बुलाएंगे पेशेंट को, कि डॉक्टर के पास आना, डॉक्टर तुम्हारा इमेजिंग करेगा बार बार, ठीक है, एक्सरे करेगा। उसके अलावा उसको है ना एडजुवेंट थेरेपी, मतलब साथ में और भी थेरेपीज़ देंगे, जिससे कि है ना ये जो बीमारी आगे ना बढ़े। एबिलिटी टू वर्क, इसकी किस चीज़ पे, कि वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, डिपेंड करता है ना, कि है ना जो एबिलिटीज़ टू वर्क है ना वो है ना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी इनिशियल ट्रीटमेंट पर, ठीक है। ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हो रहा है तब तक वो रुकी रहेगी, उसके बाद में है ना वो रिटर्न हो जाएगी, मतलब वापस से ठीक हो जाएगा, वर्क पे जा पाएगा, वो इतना सीवियर नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 15। इसमें देखो, इस लड़की को एक्ने था, ठीक है, इसने एक्ने अपर लिप पे था, उसने उस एक्ने को फोड़ दिया, उसके बाद में इसको क्या हुआ, ऐसे स्क्वीज़ करके फोड़ दिया। उसके बाद में इसको है ना टेम्परेचर बढ़ा, बाद में और बढ़ा, मतलब इन्फेक्शन होने लगा एक्ने फोड़ने के बाद में। तो क्या होता है, नाक के करीब करीब का जो रीजन होता है ना, नाक है अपनी, ठीक है, लिप्स है, तो इस एरिया की जो एक्ने होता है ना, इस एरिया को है ना बोलते हैं डेंजर जोन। तो यहाँ के एक्ने अगर अपन फोड़ते हैं ना, तो यहाँ के जो वेन होते हैं ना वो दिमाग के जो वेन से कनेक्टेड होता है, जो केवरनस सिस्टम होता है, दिमाग की जो वेन होती है उनके साथ में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ के फुंसिया फोड़ने से इन्फेक्शन पूरा ब्रेन के अंदर चला जाता है, तो उस चीज़ का केस है ये। तो इसमें है ना इन्फेक्शन चला गया ब्रेन में, क्योंकि इसके पहली बात तो इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सिर्फ एक्ने से इतना मतलब बीपी क्या इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो सिर्फ अपने एक्ने से इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा इसको हेडेक है, क्योंकि दिमाग के अंदर चला गया है। ऑसिपिटल रीजन में, मतलब ये भी दिमाग की बात हो रही है, कि मतलब पीछे की तरफ में इसको है ना पेन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसका बीपी कम हो गया, बहुत कम हो गया है, और पेल स्किन हो गई है, ठीक है। और क्या हुआ,
इसको है ना थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है, थ्रोम्बस बन गया है। ये सब इन्फेक्शन ऊपर जाता है तो इन्फेक्शन और थ्रोम्बस ऑब्स्ट्रक्शन ये सब साथ में चलता है कि जहाँ ऐसा थ्रोम्बस बनता है वहाँ इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे स्टेसिस होता है, ब्लड रुक जाता है, तो वहाँ थ्रोम्बस इन्फेक्शन दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे थ्रोम्बस हो गया। थ्रोम्बस क्यों हो गया? क्योंकि इसका है ना ब्लड फ्लो रुक गया, ठीक है, वेनस ब्लड नीचे नहीं जा पा रहा है। नीचे नहीं जा पा रहा है तो मतलब वो ऊपर ऊपर रह रहा है, मतलब कि हार्ट के अंदर नहीं जा रहा, तो सर के अंदर रह रहा है, हेड के अंदर। तो इसका जो फेस था ना, फेस इसका एडिमेटस हो गया, क्योंकि वहाँ ब्लड ज़्यादा हो गया, फ्लूइड ज़्यादा हो गया, तो फेस के अंदर एडिमा हो गया। इसके अलावा इसको है ना न्यूक्ल रिजिडिटी आ रही है, ठीक है, जो कि अपने अपने ब्रेन वाले उनमें इन्फेक्शन वगैरह में आती है, ठीक है। तो ऑसिपिटल रीजन में इसके स्टिफनेस आ रही है, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि दिमाग के अंदर चला गया, तो दिमाग के अंदर अपना साइनस थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस सीधे साइनस थ्रोम्बोसिस है। These are the clinical details provided. It is appeared the most likely diagnosis for the patient is लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट दिया हुआ है इस केस में, इधर लेफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस ये अपना डायग्नोसिस रहेगा। इसके अलावा अब क्या होगा कि इसके अंदर है ना व्हाट कॉज फेशियल स्वेलिंग और हेडेक। फेशियल स्वेलिंग और हेडेक क्यों हुआ? स्वेलिंग, हेडेक, ऑसिपिटल पेन, ये तीनों इसलिए हुआ क्योंकि कैवर्नस साइनस के अंदर है ना जो थ्रोम्बोसिस है वो चला गया इस वजह से। अगर वहाँ तक नहीं गया होता तो ये नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हेड के अंदर मतलब ऊपर ऊपर पार्ट में थ्रोम्बोसिस है, तो उधर ऊपर ऊपर पार्ट का वो स्वेलिंग हो गई है। इसके अलावा इसके है ना ट्रीटमेंट के लिए अपन को हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सीवियर केस है, दिमाग के अंदर चला गया। तो है ना इसके न्यूरोलॉजिकल और इन्फेक्शन दोनों का केस है, तो उन दोनों डिपार्टमेंट को वो डिफर कर सकता है, क्योंकि सीरियस केस है। पेशेंट शुड बी एडमिटेड, इसको एडमिट करना हॉस्पिटल के अंदर, इसको बेड रेस्ट देना है, ठीक है। साथ में एंटीबायोटिक्स देना है क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, और साथ में एंटीकोगुलेंट देना है क्योंकि इसको थ्रोम्बोसिस है, तो उसे तोड़ने के लिए। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देना है स्टेफ ऑरियस के लिए, क्योंकि ये जो फुंसिया होती है ना स्टेफ ऑरियस से होती है, मतलब जो अंदर जाएगा, ठीक है। और स्किन पे भी ज़्यादातर स्टेफ ऑरियस रहता है। और इसके बाद में अपन एंटीकोगुलेंट के लिए हेपेरिन और उसके बाद में वारफरिन ये दे सकते हैं, ताकि है ना वो थ्रोम्बोसिस ना बने। इसके अलावा उसका हेड है ना एलिवेट कर रहे, हेड ऊपर रखेंगे तो जो ब्लड होगा वो हेड में इकट्ठा नहीं होगा, वो है ना हार्ट की तरफ जाता रहेगा ऐसा। और टिटेनस का पूछा, टिटेनस का प्रोफिलैक्सिस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्ने वाला केस है तो इसमें क्या पंचर हुआ, तो जो एक्ने था उसको उसने फोड़ दिया है, और जो इन्फेक्शन था इतना अंदर चला गया कि पूरा दिमाग के वेन तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो इसमें अपन को टिटनेस का भी देना चाहिए, क्योंकि है ना स्किन के ऊपर भी है ना वो मतलब कहीं से भी अगर स्पोर्ट्स आ जाए टिटनेस के, तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई के, तो वो अपन को टिटनेस करा सकता है, तो उसके लिए अपन को प्रोफिलैक्सिस भी देना चाहिए, क्योंकि डीप जा रहा है इन्फेक्शन। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 16। इसमें का एक 9 ईयर का बॉय दिया हो, ठीक है, छोटा बच्चा। इसको शार्प पेन इन द राइट थाई, इसको राइट थाई के अंदर शार्प पेन हो रहा है, इसको चिल्स आ रहे, ठीक है, इन्फेक्शन वाली बात। इसका है ना टेम्परेचर बढ़ा हुआ, इन्फेक्शन वाली बात। इसको 5 दिन पहले क्या हुआ था, इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था, ठीक है। और ठीक है, 5 दिन पहले इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ था। उस डिजीज़ के जस्ट बाद में 5 दिन में इसको सिर्फ बैठे बैठे, ठीक है, कुछ खेल कूद नहीं किया इसने, और इसको ये सब हो गया। क्या हुआ इसको? इसका बीपी बहुत लो हो गया, ठीक है, सेप्सिस तक जाने मतलब शॉक तक जाने वाला है, 90/55 हो गया है। और इसका जो है ना स्किन हो गया पेल हो गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो है। इसका इसका थाई जो था ना वो बड़ी हो गई, थाई थोड़ी एनलार्ज हो गई है, सूज गई है, ठीक है। हाइपरएमिक मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन है। इसके अलावा हॉट हो गई, ये भी इन्फ्लामेशन बताता है अपन को। और है ना जो लोकेशन दी हुई है वो है एंटीरियर, जो पेन है मेनली एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर थर्ड ऑफ द थाई, ठीक है। लोअर थर्ड ऑफ द थाई, थाई बोले तो फीमर, ठीक है, फीमर बोन की कोई दिक्कत है। लोअर थर्ड बोले तो मेटाफाइसिस आ जाता है, मेटाफाइसिस की जगह पर लोअर थर्ड लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो है ना इसमें क्या हुआ कि इन्फेक्शन हुआ ना, इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये डिजीज़ हुआ, ठीक है। इस डिजीज़ में क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन वो है ना ब्लड के थ्रू उसका अंदर सेप्सिस भी हुआ उसको, तो सेप्टिक शॉक हो रहा है इसको, 90/55 हो रहा है, तो सेप्सिस हुआ। और सेप्सिस में क्या था, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन चला गया, तो ब्लड के थ्रू वो इन्फेक्शन चला गया अपने बोन के अंदर। तो ब्लड के थ्रू गया इसलिए अपन लिखेंगे हेमेटोजिनस, ठीक है, हेमेटोजिनस बोले तो ब्लड के थ्रू गया। एक्यूट क्योंकि ये 5 दिन के अंदर अंदर हो गया है। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्योंकि इन्फेक्शन गया है बोन तक चला गया, ठीक है, फीमर तक। और है ना किस एरिया में हुआ, लोअर थर्ड ऑफ द फीमर, इसको अपन मेटाफाइसिस भी लिख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल में अपन क्या लिख सकते हैं, सेप्सिस हो सकता है, इसको बीपी कम है, सेप्टिक शॉक है। टिटनस क्योंकि है ना ये टिटनस का केस हो सकता है कि भाई कोई इसको लगी हो उस हिसाब से, उस वजह से अगर हुआ हो। इस केस में तो दिया हुआ नहीं हिस्ट्री में कि खेलने कूदने गया ऐसा कुछ। एनारोबिक इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है,
और ल्यूकीमिया हो सकता है कि बहुत सारे WBC बन गए हो। और एक्सरे में क्या होगा, एक्सरे नॉर्मल होगा क्योंकि है ना 5 दिन तक एक्सरे नॉर्मल दिखता है। एक्सरे में बोन डिफॉर्मिटी कब दिखती है अपन को, 1 to 2 डे वीक हो जाते हैं ना, 1 to 2 वीक पे अपन को दिखती है। फिलहाल अपन को एक्सरे पे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, नॉर्मल दिखेगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे, है ना, जो इस केस में क्या ऑस्टियोमाइलिटिस में है ना सब पेरियोस्टल एब्सेस भी बन सकता है। तो पहले तो उस एब्सेस को अपन इंसिजन में ड्रेनेज करेंगे, ठीक है, एब्सेस का। उसके अलावा अपन है ना जो फीमर है ना उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको, और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसको अपन डिब्राइडमेंट भी कर सकते हैं और ट्रिपिनेशन भी कर सकते हैं, मतलब एक होल बना सकते हैं उसके अंदर। और उसके अलावा जो वुंड है, वुंड का ड्रेनेज कर सकते हैं, जो भी है ना जो ऑस्टियोमाइलिटिस में जो बोन डेड हो गई है ना उसका ड्रेनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अपन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। और पेन रिलीफ के लिए, पेन कैसे रिलीव होगा, एब्सेस का इंसिडेंस ड्रेनेज कर दिया तो एब्सेस कम हो गया तो पेन चला गया। इसके अलावा मेडिकेशन दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स। कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑस्टियोमाइलिटिस का क्या हो सकता है कि सेप्सिस हो सकता है, सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है, और बहुत लंबे टाइम तक ऑस्टियोमाइलिटिस है तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, और जो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस की वजह से बोन डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। तो वो केस नंबर 16। नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 17, ठीक है। इसमें क्या था, एकिंग पेन हो रहा है इसको, लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर को अपन 5th फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड दिया हुआ है। फिर इसने क्या किया, इसके है ना फिंगर पे इसकी नेल लगी, तो उस नेल लगने की वजह से इसको वुंड हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि इसका है ना जो स्वेलिंग होगी, पूरी फिंगर की स्वेलिंग होगी, ठीक है। तब क्या हुआ, जो इसको है ना नेल लगी यहाँ पे, इसको नेल बोले तो कील वाली नेल यहाँ पर लगी, ठीक है इसको, तो यहाँ से पूरी फिंगर इसकी स्वेल हो गई। अगर एक ही जगह पर रहता ही है तो छोटा मोटा इन्फेक्शन कोई भी होता, पूरी फिंगर स्वेल हो गई तो ये टेंडन, जो इधर टेंडन होती है पूरी, रेड रेड दिख रहा है ना, ये छोटी फिंगर में, लिटिल फिंगर में टेंडन होता है अंदर की तरफ, तो उसका पूरे का है ना इन्फ्लामेशन हो गया इस केस में। तो इसे अपन बोलेंगे टेंडन पेनारिथियम, ठीक है, टेंडन पेनारिथियम बोलते हैं इसको, जो कि है 5th फिंगर का, पूरे फिंगर का हुआ इसलिए, ठीक है। देयर इज स्वेलिंग एंड सोरनेस ऑफ द 5th फिंगर, अब स्वेलिंग हो रही है तो ये शायद एक एब्सेस का बता रहा है कि जिस एरिया पे नेल लगी थी ना वहाँ पे शायद स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है और साथ में क्रस्ट बन रहा है, तो एब्सेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है इसको, तो मेन क्या है, टेंडन पेनाडिसियम है 5th फिंगर का, ये मेन डायग्नोसिस है। और प्रॉबेबली यहाँ पे एक एब्सेस भी होगा, तो अगर है तो उसे अपन ड्रेन करेंगे आगे। कंडीशन टू ऑब्जर्व द ट्रीटमेंट, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, एडिक्वेट, अपन को वूंड का क्लींजिंग करना, ठीक है, जो भी उसको नेल लगी थी उस वूंड को अपन क्लीन करेंगे, कोई अगर डेड चीज़ है तो उसे निकाल देंगे, डेब्रिस को निकाल देंगे, बैक्टीरिया तो उसे क्लीन कर देंगे, अगर एब्सेस है तो उसका इंसिजन और ड्रेनेज कर देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि स्टेफ ऑरियस के लिए देंगे, ठीक है, क्योंकि स्किन पे स्टेफ ऑरियस होता है तो उसका ज़्यादातर वही करता है इन्फेक्शन। इसके अलावा फिंगर को इमोबिलाइज करेंगे, ठीक है, हिलने नहीं देंगे, उसके लिए अपन दे देंगे स्प्लिंट लगा देंगे उसको, ठीक है। एप्रोप्रिएट सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी में अपन क्या करेंगे, अगर अर्ली स्टेज है ना तो सिर्फ इंसिजन और ड्रेनेज से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर एब्सेस है तो एब्सेस का ड्रेनेज कर देंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स अपन को देने हैं, एंटीबायोटिक्स की ऑइंटमेंट देनी है और साथ में अपन को ड्रेसिंग करना उस एरिया का जहाँ पे नील लगी थी, मतलब सिंपल सा केस है, ऐसा कुछ सीवियर नहीं है इसको। इसको कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, ठीक है, मतलब कि डर्मिस का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक पेरोनिकिया हो सकता है, इसको लंबे टाइम तक ये चल सकता है इन्फेक्शन। साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन, कोई और दूसरी इन्फेक्शन हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, क्योंकि इसको वुंड तो हो चुका है तो उस एरिया में दूसरे भी ऑर्गेनिज्म आप घुस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन उसकी क्या नाम है, टूट गई है। एबिलिटी टू वर्क, इसमें है ना अर्ली स्टेज है तो इसमें है ना ये वर्क कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर इसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ी लेटर, ठीक है, लाइफ में, मतलब इसी ट्रीटमेंट में अगर लेट सर्जरी की इसको ज़रूरत पड़ी तो इसको वर्क से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। तो ये केस कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं, इसको सिंपल ही था। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 74। इसमें देखो 28 ईयर्स की ये जो था पर्सन, ये आया था अपना इंड्यूरेशन के कंप्लेन लेके, जो इसका लेफ्ट इंग्वानल रीजन में हो रहा है। इंड्यूरेशन बोले तो हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, हार्ड हो गया उसका कुछ उस एरिया में, तो उसके लिए आया ये। इसको क्या दिक्कत थी, इसको है ना स्मॉल पिंक ब्राउन ट्यूमर था इसका लेग पे, जो कि रिमूव कर दिया था, ठीक है। ये जो स्मॉल पिंक ब्राउन ट्यूमर है ना, ये मेलानोमा हो सकता है, तो अपन ने लिखा पिगमेंटेड नेवस, जो कि मोल, मतलब मोल जो कि तिल होता है वैसा कुछ, तो ऐसा मोल है ये, ठीक है, मोल था जो कि रिमूव हो चुका था। लेकिन रिमूव करने के बाद जब भी मोल होता है ना तो उसको अपन को है ना हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना चाहिए डॉक्टर को, ठीक है। इस डॉक्टर ने नहीं भेजा तो इसकी ये इधर दिक्कत है, मतलब कुछ गड़बड़ी की डॉक्टर ने नहीं भेज के, क्योंकि अगर हिस्टोपैथोलॉजी में अगर कैंसर आता है तो अपन को इन्वेजिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसने नहीं भेजा
तो कैंसर रूल आउट नहीं किया इस डॉक्टर ने। पोस्ट ऑपरेटिव स्कार, उसके है ना ट्रीटमेंट के बाद में है ना इसको वापस से स्कार हुआ, ठीक है, स्कार हुआ। इंड्यूरेशन ये भी ट्रीटमेंट के बाद में हुआ, तो इसको ये सब हो रहा है। इसके अलावा इसका जो लिम्फ नोड है ना, डेंस, इनएक्टिव और पेनलेस है। तो ये बताए है ना अपन को कैंसर की तरफ ले जाता है ये पेनलेस इनएक्टिव। अगर इन्फ्लामेशन होता है तो एक्टिव होता है ये लिम्फ नोड, और है ना जो पेनफुल होता है लिम्फ नोड, और सस्पेक्टेड कैंसर है क्योंकि है ना पेनलेस और इनएक्टिव लिम्फ नोड इसलिए। तो अपन लिखेंगे इसके डायग्नोसिस में कि पिगमेंटेड नेवस, नेवस का मतलब मोल होता है, और सस्पेक्टेड मेलानोमा, ठीक है, सस्पेक्टेड क्योंकि अपन को लिम्फ नोड वगैरह से पता चल रहा है कि ये मेलानोमा हो सकता है, मतलब कैंसर हो सकता है ऐसा। मॉर्फोलॉजिकल वेरिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी अपन कैसे पता चलेंगे कि वो जो भी अपन ने काट के निकाला एक्सरसाइज किया वो क्या चीज़ है। तो उसके लिए अपन है ना पहली बात तो अपन बायोप्सी करेंगे, एक्सरसाइज बायोप्सी लिम्फ नोड की, और उसको अपन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे कि क्या ये कैंसर है या नहीं है इसके लिए। इसके अलावा डायग्नोस्टिक प्लान क्या कर सकते हैं अपन, फुल बॉडी एग्जामिनेशन कर सकते हैं कोई मेटास्टेसिस के लिए, कैंसर कहीं और तो नहीं फैला। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ये भी मेटास्टेसिस देखने के लिए, एलडीएच भी कर सकते हैं। इसके अलावा पैट स्कैन कर सकते हैं, ये भी अगर छोटे मोटे मेटास्टेसिस है ना वो पैट स्कैन अपन को दिख जाता है, ठीक है, इसलिए पैट स्कैन बहुत सही रहता है। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट अपन लिम्फ नोड को है ना काट के निकाल देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो और ट्रीटमेंट है ये सिंपल लिम्फ नोड डिसेक्शन, ये तो अपन करेंगे अगर सस्पिशन है तो लिम्फ नोड के अगर की है ना जो कैंसर लिम्फ नोड में चला गया। इसके अलावा डिजीज़ के स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज की डिजीज़ है। अगर डिजीज़ सीवियर है तो अपन को रेडिकल लिम्फ नोड एक्टोमी करना पड़ेगा। रेडिकल मतलब कि बहुत सारे लिम्फ नोड निकालने पड़ेंगे एक साथ, वो भी करना पड़ सकता है अगर सीवियर डिजीज़ है तो, ठीक है, अलग अगर वो कैंसर बढ़ गया है लिम्फ नोड तक तो। इसके अलावा एडजुवेंट ट्रीटमेंट मतलब साथ में उसके एडिशनल क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपन, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, टारगेटेड कीमोथेरेपी दे सकते हैं, और कीमोथेरेपी फॉर एडवांस स्टेजेस ये दे सकते हैं, ठीक है। और डॉक्टर की क्या क्या एड्रेस हुए, डॉक्टर ने पहली बात तो है ना हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजा, ठीक है, जो ट्यूमर उसने निकाला था ना पहले उसको है ना एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजा। इसके अलावा उसने स्क्रीनिंग नहीं किया लिम्फ नोड का, ठीक है, ऑपरेशन करने के बाद में भी उसको है ना लिम्फ नोड की स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी कि भाई लिम्फ नोड तक फैला तो नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ है ना ये जो पार्ट था ना कि पिंक ब्राउन ट्यूमर था इसको सिर्फ निकाला उसने, लिम्फ नोड को है ना काट के नहीं देखा कि भाई वो उसका बायोप्सी के लिए नहीं भेजा कि उसमें कैंसर है या नहीं है, तो ये डॉक्टर की दिक्कत थी। इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करने पड़ेंगे, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में हमें प्राइमरी ट्यूमर मतलब मेन क्या ट्यूमर है वो, ठीक, मेन जैसे कि मेलानोमा है ना हमें, ठीक है, मेलानोमा, और प्राइमरी ट्यूमर अपन को लिखना पड़ेगा उसमें, और लिम्फ नोड बायोप्सी अपन लिखना पड़ेगा, बायोप्सी में अपन को क्या दिखा वो लिखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का प्लान बना के रखना पड़ेगा, हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी पेशेंट की सर्जरी करने के लिए और एडजुवेंट ट्रीटमेंट देने के लिए। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 80, इसमें क्या दिया हुआ है कि है ना ये ट्रैक्टर ड्राइवर है, ठीक है, 5 डेज अगो 5 दिन पहले इसने एक शार्प मेटल ऑब्जेक्ट पे इसने पैर रख दिया था, ठीक है। तो मेटल ऑब्जेक्ट है तो अपने सुना ये सब ने कि भाई मेटल वाले चीज़ों पे अपने लग जाता है तो अपने टिटनेस हो सकता है, ठीक है। तो है ना इसके ये लगने के बाद में मेटल ऑब्जेक्ट से चुभने के बाद में 3 डेज़ के बाद में इसको ट्विचिंग हो रहा है पैर का। तो टिटनेस में क्या होता है कि जो मसल होता है ना, मसल का स्टिफनेस होने लगती है, तो इस वजह से इसको ट्विचिंग हो रही है, और डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, ठीक है, मसल ट्विचिंग हो रही है इसको, जो कि टिटनेस में होता है। इसके अलावा इन टिटनेस भी एक इन्फेक्शन है तो इसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ा हुआ है, पस बन रहा है, एडिमेटस है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो अपन इसका डायग्नोसिस लिखेंगे टिटनेस, ठीक है। टिटनेस कैसे होता है, बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाइट बैक्टीरिया का नाम है। इसमें क्या होता है न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम है ना वो डैमेज हो जाता है, और नर्व्स अगर डैमेज है तो मसल का स्टिफनेस हो जाएगा उस कारण से, और स्पाज्म मिलेंगे अपन को, ठीक है। और इस पेशेंट को रीजनल हॉस्पिटल में क्यों लेके गए, क्योंकि ये अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए था इसको, क्योंकि पूरा मेटल ऑब्जेक्ट उसके पैर के अंदर घुस गया है। द पेशेंट शुड बी ट्रीटेड इन इंटेंसिव, इसको है ना आईसीयू में इसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि है ना अगर इसका है ना जो मसल का जो है ना स्टिफनेस अगर वो डायफ्राम वगैरह में चला गया ना तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो उसकी डेथ हो सकती है। इस वजह से इसको आईसीयू में ट्रीट करेंगे, स्पेशलाइज्ड टिटनेस ट्रीटमेंट देंगे इसको, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ना, इसको मॉनिटरिंग चाहिए होती है इसकी, है ना, इसका एरिथमिया भी हो सकता है तो इसको कार्डियक मॉनिटरिंग चाहिए, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन इसका रुक सकता है इस वजह से। ट्रीटमेंट में अपन सबसे पहले तो जो वुंड है उसको धोएंगे, ठीक है, लगा हुआ पार्ट है उसको साफ़ करेंगे। इसके अलावा हम टिटनस इम्यूनोग्लोबिन देंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो टॉक्सिन होगा ना, जो टिटनस टॉक्सिन है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अलावा हम मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं क्योंकि मसल का स्टिफनेस हो रहा है, और इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं टिटनेस के, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, अगर डायफ्राम है ना वो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया सही से,
और कार्डियक एरिथमिया क्योंकि हार्ट भी एक मसल है, ठीक है, डायफ्राम भी एक मसल है, हार्ट भी एक मसल है, तो कार्डियक एरिथमिया। एस्पिरेशन न्यूमोनिया, एस्पिरेशन क्यों, क्योंकि है ना जो एपिग्लॉटिस वगैरह होता है तो वो सब भी है ना मसल है, तो वो भी सही से काम नहीं करेंगे, तो है ना जो खाना होगा ना वो लंग में चलाएगा, तो लंग में चलाएगा तो वो एस्पिरेशन न्यूमोनिया करा देगा। इसके अलावा मसल डैमेज, ठीक है, मसल ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी तो डैमेज हो जाती है वो, ठीक है। और उसके अलावा जो पेशेंट को जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें किस चीज़ का ध्यान देना है कि पेशेंट का जो एयरवे है ना, तो है ना वो एकदम है ना मेंटेन होना चाहिए, कि अगर है ना उसका क्या मसल उसकी सही से काम नहीं कर रही है तो उसकी एयरवे बंद हो जाएगी, ट्रैकिया वैकिया सही से काम नहीं करेंगे अगर, तो सांस नहीं ले पाएगा, तो उसका एयरवे मैनेजमेंट उसका करना ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि मसल स्टिफनेस रहती है टीटनेस के अंदर। ठीक है, अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 89। ये सिमिलर है अपना केस नंबर 17 से। केस नंबर 17 में क्या हो रहा था कि जो पेन था, जो भी स्वेलिंग थी, वो सब कुछ सिर्फ एक फिंगर तक लिमिटेड थी। इस केस में क्या है, देखो इसमें प्रिक हुआ, ठीक है, सेम उस केस में, केस नंबर 17 में प्रिक हुआ इसको। उसमें इसमें फर्स्ट फिंगर में है ना सबसे पहले तो ये प्रिक हुआ, और इसका जो प्रिक है ना, इसका जो पेन था ना फ्लेक्सर टेंडन तक पहुंच गया, टेंडन तक पेन पहुंच गया, और फिफ्थ फिंगर को भी अफेक्ट किया इसने, ठीक है। तो है ना अब है ना, और इसने उसके अंदर पूरे पाल्मर सरफेस को, ठीक है, इस पूरे एरिया को, पूरा हैंड पाम होता है ना, पूरे को अफेक्ट करा। और इसके अलावा और लिखा है सीवियर पेन इन द राइट हैंड, ठीक है, पूरे राइट हैंड में इसको पेन हो रहा है। इसका अलावा लिखा हुआ है स्प्रेड टू द एंटायर हैंड, पूरे हैंड को इसने कवर कर लिया, ठीक है। उस वाले केस में सिर्फ फिंगर, 17 वाले केस में सिर्फ फिंगर को अफेक्ट कर रहा था, और इस वाले केस में पूरे हैंड को अफेक्ट कर रहा था। इस वाले केस में क्या हुआ कि है ना यहाँ पे प्रिक हुआ, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर मतलब अंगूठे पे प्रिक हुआ, उस वाले केस में छोटी उंगली पे प्रिक हुआ था। तो फर्स्ट फिंगर पे प्रिक होके, और ये जो टेंडन की शीत होती है ना, ये लाल लाल दिख रही है ना, ये टेंडन शीत है, तो इन्फेक्शन पूरा इधर से नीचे आया, ठीक है, टेंडन शीत में इधर फैल गया, तो ये पूरी टेंडन शीत पूरे पाम तक आती है, तो पाम को भी अफेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ नीचे पाम में ये जो है ना फिफ्थ फिंगर होती है ना, लिटिल फिंगर, उसका टेंडन शीत और इसकी टेंडन शीत पास पास में होती है, तो इन्फेक्शन इस फिफ्थ फिंगर के टेंडन शीत में चला गया, तो पेन इसमें भी हो रहा है, फिफ्थ में और फर्स्ट में दोनों के अंदर पेन हो रहा है इस केस में। तो और ये ना टेंडन शीथ के अंदर चला गया, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सर टेंडन है ना उनका है ना पेन हो रहा है, ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन का पेन हो रहा है और पाम का पेन हो रहा है, क्योंकि है ना पाम के अंदर, इस पूरे पाम के अंदर भी है ना ये टेंडन पहुंच रहा है, और फर्स्ट फिंगर और फिफ्थ फिंगर दोनों के इधर टेंडन शीथ मिक्स हो रहा है, तो इन दोनों के पेन इन दोनों में जा रहा है। तो इसमें अपन सेप्टिक टीनोसाइनोवाइटिस ऑफ राइट हैंड लिख सकते हैं। टीनोसाइनोवाइटिस मतलब जो टेंडन है ना फिंगर्स की, फर्स्ट और फिफ्थ फिंगर की, उनका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उनका इन्फेक्शन हो रहा है, उनका इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो इसको है ना टीनोसाइनोवाइटिस को अपन सुपरफिशियल फ्लैगमन भी बोल सकते हैं राइट फिंगर राइट हैंड का, और ये जिस स्पेस में है ना उसको अपन पीटोगोव स्पेस बोल सकते हैं, उसको पीटोगोव स्पेस बोलते हैं, ठीक है। द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड, इसमें क्या हुआ कि इस पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ, जो फ्लेक्सल टेंडन थे ना फिंगर्स के, उनकी जो शीथ है उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गया प्रिक से, ठीक है, छोटे से प्रिक से पूरा कॉम्प्लिकेशन हो गया, जिससे पूरा पाम तक चला गया इन्फेक्शन। और दिस लाइकली रिजल्ट फ्रॉम, और ये कैसे हुआ, ये बैक्टीरिया कंटामिनेशन से हुआ, कि जो छोटा सा प्रिक लगा उसके अंदर बैक्टीरिया चला गया, और बैक्टीरिया ये ज़्यादातर स्टेफ ऑरियस होगा, ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन शीथ को इसने अफेक्ट किया है। ट्रीटमेंट में अपन IV एंटीबायोटिक्स देंगे स्टेफ ऑरियस के लिए, और जो है ना पाम को अपन पूरा इमोबिलाइज कर देंगे, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में सीधा हाथ रख के, और सर्जिकली अपन ड्रेनेज करेंगे और सफाई करेंगे, ऐसे पानी वानी सलाइन वलाइन डाल के साफ़ करेंगे टेंडन शीथ को, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल ऑप्शन क्या क्या रहता है, टेंडन शीथ को पूरा ऐसे साफ़ कर देंगे, सलाइन से वॉश आउट कर देंगे। इसके अलावा अगर टेंडन शीथ ऐसे नेक्रोटिक हो गया तो उसका डिब्राइमेंट कर देंगे, काट के निकाल देंगे, और टेंडन शीथ को हम रिपेयर कर सकते हैं और रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं अगर नीडेड है, चाहिए तो। और पेन रिलीफ में एनाल्जेसिक्स, नर्व ब्लॉक और ओनर एनाल्जेसिक्स ये अपन दे सकते हैं। वर्क कैपेसिटी जो है वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो डिपेंड करता है, वर्क कैपेसिटी विल लाइकली भी इम्पेयर्ड, ठीक है, इम्पेयर हो जाएगी, वर्क वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उंगली ऐसी काम नहीं करेगी फॉर सीवियर कुछ वीक्स के लिए ड्यूरिंग एंटीबायोटिक्स थेरेपी, ठीक है। और रिकवरी है ना सर्जरी से बेहतर आएगी, जल्दी आ जाएगी। और अगर अपन ने ट्रीटमेंट नहीं किया तो परमानेंट लिमिटेशन हो सकता है, वो कभी काम नहीं कर पाएगा। और प्रोग्नोसिस मतलब वो अगर सही होगा या नहीं होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो कितना टेंडन डैमेज हुआ है, कितना इन्फेक्शन कंट्रोल अपन ने किया है, कितना सही, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया, जल्दी हो गया है, तो इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा, और लेट हुआ तो परमानेंट लॉस ऑफ फिंगर मोशन भी हो सकता है। ठीक है, फिर तो यहाँ से अपना सर्जरी हो गया कंप्लीट।